मैं एक हफ्ता कबल ही दुबई से लौटकर घर वापस आया था। मेरे आंगन के दो नन्हे फूल मेरे मुंतजिर थे। मेरी प्यारी बेटी सालिया 4 साल की हो चुकी थी, जबकि मेरा बेटा जैन 2 साल का था। मैंने जैन को सिर्फ तस्वीर में ही देखा हुआ था। जब मेरी बीवी को दूसरे बच्चे की खुशखबरी मिली तो मुझे अपने कारोबार के सिलसिले में बैरून मुल्क जाना पड़ा था। अब जब मैं वतन वापस लौट आया था तो मैं उनको खूब घुमाना फिराना चाहता था। मैं अपनी फैमिली के साथ बेहतरीन वक्त गुजारना चाहता था, मगर मुझे नहीं मालूम था कि मुझे सुकून तो वापस आकर भी मुयस्सर नहीं होने वाला था। हुआ यूं कि एक दिन मैं अपने बीवी बच्चों को एक होटल में खाना खिलाने लेकर गया था। जैसे ही हम होटल से बाहर निकले, एक फकीर दौड़ता हुआ मेरे पास आया और मेरे कदमों में गिरकर बोला, खुदा के वास्ते मुझे मेरी बेटी से मिलने दो, मुझे इसकी एक झलक दिखा दो। अगर मैं अपनी बेटी को ना देख पाया तो मैं मर जाऊंगा। मैंने उस फकीर के हुलिये का बगौर जायजा लिया तो वो मुझे मजनू सा लगा था। मुझे उसे देखकर तरस आ गया। मैंने अपनी जेब से 500 का नोट निकालकर उस फकीर की जानिब बढ़ा दिया तो उसने पैसे लेने से इनकार कर दिया और बोला, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, मुझे अपनी बेटी की जरूरत है। मुझे मेरी बेटी लौटा दो। मैं उसकी हालत देखकर परेशान हो गया था। मैं भी एक बच्ची का बाप था, मैं एक बाप का गम समझ सकता था। मैंने उससे कहा, भाई साहब, आपकी बेटी कौन है और कहाँ है? आप मुझे उसके मुतल्लिक बता दो तो मैं आपकी बेटी को ढूंढने में आपकी मदद करूंगा। वो फकीर बोला, वो जो तुम्हारे पीछे खड़ी है, ये ही मेरी बेटी है। मैं तो उस फकीर की बात सुनकर ही चकरा गया था। वो कितनी ढिठाई से मेरी बेटी को अपनी बेटी कह रहा था। इतनी देर में मेरी बीवी आगे बढ़ी। उसने जल्दी से फकीर को धक्का दिया और अपनी बेटी को बगल में उठा लिया। फिर वो मुझे खींचते हुए अपने साथ चलने को बोलने लगी। मैं भी जल्दी से अपनी बीवी के साथ जाकर गाड़ी में बैठ गया। मेरी बीवी समरा बेहद घबरा गई थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो रोते हुए बोली, फहद, आपने फकीर के साथ बात ही क्यों की? अगर वो मेरी बेटी को कोई नुकसान पहुंचा देता तो मैं क्या करती? समरा बेहद डरी हुई थी। मैं उसको दिलासा देने लगा तो वो बोली, फहद, आपको मालूम नहीं है, हमारे मुल्क में फराडिये फकीरों का भेस बदलकर गलियों सड़कों में फिरते हैं और जहाँ भी कोई बच्चा मिले उसे अपने थैले में डालकर भाग जाते हैं। फिर या तो उस बच्चे का भारी तवान वसूल करते हैं या फिर बच्चे को मारकर उसके जिस्मानी अज़ा को बेच देते हैं। मैंने झरझरी ली थी। मैं समरा की बात को झुटला नहीं सकता था, क्योंकि मैं भी न्यूज़ चैनल में ऐसे कई वाकयात देख चुका था। घर जाकर भी समरा घबराई सी रही थी। वो अभी तक उसी वाक्य को जहन से निकालने में नाकाम रही थी। मैंने समरा को दिलासा तो दिया था, मगर मेरा जहन इस नुक्ते पर फंस कर रह गया था कि आखिर एक फकीर में इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि वो सरे रहा मुझे रोककर मेरी बेटी को अपनी बेटी बोल दे। लेकिन मैं अपने ख्यालात को झटक कर समरा की जाने मुतवज्जा हुआ था। समरा मेरी बहुत ही प्यारी बीवी थी। मेरी लव मैरिज हुई थी। वो बहुत ही दबोसी डरपोक सी लड़की थी। मुझे याद है, जब समरा की दादी का इंतकाल हुआ था तब मैं और अम्मी उनके यहाँ ताज़ियत करने गए थे। समरा के वालिद मेरे अब्बू के बिजनेस पार्टनर थे। उनके यहाँ हमारा कभी कभार ही आना जाना होता था। मैं 15 साल बाद उनके घर गया। जब समरा की दादी की वफात हुई तो अब्बू शहर से बाहर थे, इसलिए मैं अम्मी को लेकर उनके घर गया था। मुझे उस दिन समरा बहुत अच्छी लगी थी। घर आकर मैंने अम्मी से समरा के मुतल्लिक बात की। मैंने अम्मी से कहा कि आप हमेशा मुझसे पूछती हैं कि क्या मुझे कोई लड़की पसंद है जिससे आप मेरी शादी करवा दें, तो आज मैं आपको अपनी पसंद बताने जा रहा हूँ। मुझे समरा बहुत अच्छी लगी है। आप मेरा रिश्ता उसके लिए मांग लें। अम्मी का तो हैरत से मुंह खुल गया था। अम्मी बोली, फाहद, तुम्हारा दिमाग चल गया है क्या? समरा में ऐसा पसंद करने वाला है क्या? वो किस तरह से डरी सहमी सी हुई थी। जर्द चेहरा, अंदर को धसी आंखें, वो तो मुझे चलता फिरता ढांचा लगी थी। फिर तुम्हें उसमें ऐसा क्या पसंद आ गया? मैं हंसकर बोला कि अम्मी, शादी से पहले लड़कियां यूं ही पतली दुबली सी होती हैं, शादी के बाद खुद ही ठीक हो जाएगी। समरा एक खानदानी लड़की थी, सबसे बढ़कर अब्बू के दोस्त और बिजनेस पार्टनर की बेटी थी, इसलिए मेरा रिश्ता वहां तय हो गया। शादी के बाद मुझे पता चला था कि समरा के साथ कोई नफसियाती मसला था। वो छोटी छोटी बातों से घबरा जाती थी, आहट पर चौंक जाती थी, मेरे गुस्से से डरकर कांपने लगती थी। शाम अंधेरा फैलते ही
डर से कमला जाती थी। मैं तो ये सब देखकर बहुत परेशान हो गया था, मगर फिर अम्मी ने मुझे समझाया बुझाया था। वो बोली थी, फहद, समरा अभी कम उम्र है, इस उम्र में लड़कियां ऐसी ही होती हैं। जब बच्चे हो जाएंगे तो इसका ध्यान बढ़ जाएगा और वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैंने अम्मी की बात को पल्लू से बांध लिया था। मैंने समरा का ख्याल रखने की हर मुमकिन कोशिश की थी। वो थी भी बहुत अच्छी, बहुत फर्माबरदार और नेक बीवी। उसका ख्याल रखना मेरा फर्ज था। फिर यूं हुआ कि समरा की खातिर मैंने पार्टियां वगैरह छोड़ दी थी। मैंने दोस्तों से मिलना जुलना भी बहुत कम कर दिया था। शाम में जल्दी घर आ जाता था क्योंकि समरा को अंधेरे से खौफ आता था। सब दोस्तों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया, मुझे जोरू का गुलाम तक कहा, लेकिन मैंने उनकी बातों पर कान नहीं धरे। फिर यूं हुआ कि सालिया की पैदाइश के बाद मुझे कंपनी वालों ने दुबई भेज दिया। मैं रोजगार की खातिर चला तो गया, लेकिन मेरा ध्यान समरा में ही रह गया था। वो सालिया की पैदाइश के बाद भी ठीक नहीं हुई थी। अब भी वो छोटी छोटी बातों से घबरा जाती थी, लेकिन अम्मी ने मुझे दिलासा दिया था कि वो मेरे पीछे समरा का बहुत ख्याल रखेंगी, इसलिए मैं चला गया था। फिर मैं हर रोज समरा के साथ फोन पर बात भी करता रहता था, तो मुझे तसल्ली रहती थी। अब जब मैं वापस आया हूँ तो ये देखकर मेरा दिल ही टूट गया कि समरा अब भी बेहतर नहीं हुई। अब भी वो बहुत डरी सहमी सी रहने वाली लड़की है। फिर फकीर के वाक्य के बाद वो बहुत ज्यादा डर गई थी। मैंने समरा को समझाया कि वो इस बात को अपने असाब पर सवार ना करे, मगर न जाने क्यों मुझे समरा का कमलाया हुआ चेहरा अजीब अजीब से वसवसों में डाल रहा था। अगले दिन जब मैं काम के सिलसिले से बाहर निकला तो मैंने अपने घर के सामने वाली सड़क पर उसी फकीर को बैठे हुए देखा था। मुझे अजीब सा महसूस हुआ था, कोई डर मेरे वजूद में उतर गया था। आखिर वो कौन था? उस फकीर की नजर जैसे ही मुझ पर पड़ी, वो भागता हुआ मेरे पास आया और मेरे कदमों में गिर पड़ा। वो बोला, साहब, मुझे बस एक बार मेरी बेटी से मिलवा दो, मैं सारी जिंदगी आपकी गुलामी करूंगा। मैं झुंझला गया। मैंने पूछा, बताओ तो सही, आखिर तुम्हारी बेटी है कौन? वो बोला, मेरी बेटी वही है जिसके साथ आप कल होटल से निकल रहे थे। मैंने उसको समझाने की कोशिश की कि वो तुम्हारी बेटी नहीं है, बल्कि मेरी बेटी है। तुम अपनी बेटी को कहीं और जाकर तलाश करो। मुझे उस फकीर की जहनी हालत पर शक हो रहा था, मगर साथ साथ मुझे उस पर तरस भी आ रहा था कि ना जाने उसकी बेटी उससे कैसे बिछड़ी होगी। मैं ऑफिस चला गया, मगर जब शाम को घर वापस लौटा तो मेरी बीवी बहुत परेशान सी थी। मैंने उसकी परेशानी की वजह पूछी तो वो बोली, वो अनजान फकीर सारा दिन हमारे दरवाजे के पास ही पड़ा रहा है। मैंने अपनी बीवी को हौसला दिया। मैंने उससे कहा कि तुम फिक्र ना करो, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। वो फकीर ना जाने सालिया को अपनी बेटी क्यों कह रहा था। मैं चाहता तो उस फकीर को झड़क भी सकता था या कम अज कम पुलिस के हवाले भी कर सकता था, लेकिन मैं अपनी सालिया के लिए डरता था। मेरी सालिया को अल्लाह ने बड़े मन्नतों और दुआओं के बाद जिंदगी दी थी। शादी के फौरन बाद ही समरा ने मुझे औलाद की नेमत की खुशखबरी सुना दी थी। मैं बहुत खुश था। हमारे घर में खुशी की लहर दौड़ गई थी। मेरी अम्मी समरा को काम भी नहीं करने देती थी। वो तो उसे जमीन पर कदम भी नहीं रखने देती थी, लेकिन फिर भी ना जाने क्या हुआ, सालिया ने वक्त से पहले ही जन्म ले लिया था। वो 7 माह के हमल में ही पैदा हो गई थी। डॉक्टर ने हमें दुआ के लिए कहा था। उसने कहा कि बच्ची के बचने के इम्कानात निहायत कम हैं। डॉक्टर ने कहा था कि अब कोई मौजज़ा ही इस बच्ची को बचा सकता है। मैंने दिन रात अल्लाह के हजूर गिड़गिड़ाकर दुआएं की थी। मैंने ऐसी कोई दुआ नहीं छोड़ी, ऐसी कोई मन्नत नहीं छोड़ी जो मैंने उसके लिए ना मांगी हो। मुझे जिंदगी में पहली बार एहसास हुआ था कि औलाद अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। औलाद नहीं तो कुछ भी नहीं है। मैं अस्पताल के बेंच पर बैठा रो रहा था। मेरी अम्मी ने आकर मुझे दिलासा दिया और कहा कि बेटा, तू ना रो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। तो मैं बोला, अम्मी, अगर मेरी सालिया को कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। आप अल्लाह से दुआ करें कि वो मेरी बेटी को कुछ ना करें, वो मेरी बेटी को नई जिंदगी बख्श दे। अगर मेरी बच्ची को कुछ हो गया तो मैं जिंदगी में कभी दोबारा खुश नहीं हो सकूंगा। मेरी बातें सुनकर मेरी अम्मी भी रोने लगी थी। उन्होंने मुझे अपने साथ लिपटा लिया और दुआ करने लगी थी। यूं ही 8 दिन अस्पताल में दिन रात दुआएं करते गुजर गए थे। आखिरकार अल्लाह ने हमारी दुआएं कबूल कर ली थी।
8 दिन बाद डॉक्टर ने सालिया को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया था। वो घर आई तो अम्मी बहुत खुश थी। अम्मी सालिया को देखकर बोली, देखो फहद, लगता ही नहीं है ये सत माई है। इसकी सेहत से तो ये पूरे 9 माह की ही लगती है। तुम इसकी सेहत की नजर उतार दो। हम सब बहुत खुश हो गए थे। रुकी हुई जिंदगी एक बार फिर से चलने लगी थी। बस इसी वजह से मैं उस फकीर को झिड़क नहीं रहा था कि कहीं अल्लाह को मेरी कोई बात बुरी ना लग जाए। अगले दिन मैंने उस फकीर को फिर से अपने दरवाजे पर बैठा देखा था। अब की बार मैं झुंझलाकर रह गया था। मैं उससे दामन बचाकर वहां से निकलना चाह रहा था जब उसने मेरा रास्ता रोक दिया था। वो बोला, साहब एक झलक, बस एक झलक मेरी बेटी की दिखला दो। अब मैं जिद हो गया था। मैं गुस्से से घर में दाखिल हुआ और सालिया को उठाकर बाहर ले आया। सालिया उस फकीर को देखकर डर गई थी। वो चीखें मारकर रोने लगी थी। मैंने उस फकीर को कहा कि ये लो, देख लो, पहचान लो, ये तुम्हारी बेटी नहीं है, ये मेरी बेटी है। फकीर सालिया को देखकर हंसने लगा था। उसने कहा, साहब आप किस गुमान में हो? इस बच्ची की शक्ल देखी है, इस बच्ची का रंग देखा है, इसका कुछ भी तो आपसे मुशाबा नहीं है। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ये आपकी बेटी है? फकीर की बात सुनकर एकदम से मुझे झटका लगा था। फकीर की बात दुरुस्त थी। सालिया की शक्ल मुझसे बिल्कुल भी नहीं मिलती थी। जो कोई भी सालिया को देखता था यही कहता था कि वो माँ पर गई है। न जाने क्यों, मगर मैंने फकीर को दलील दी थी। मैंने कहा, ये बच्ची अपनी माँ पर गई है। वो फकीर हंसकर बोला, बिल्कुल, इसकी आंखें और नाक तो बिल्कुल माँ जैसा है, लेकिन तुमने इसके होंठ देखे, ये तो मुझ पर गए हैं। फिर फकीर ने अपना बायां हाथ मेरे आगे बढ़ा दिया और अपने अंगूठे की तरफ इशारा किया। उसके बाएं हाथ के 2 अंगूठे थे जो आपस में जुड़े हुए थे। इतनी बड़ी निशानी देखकर मैं तो सकते में ही रह गया था, क्योंकि सालिया के भी 2 अंगूठे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। मैं एकदम से घबरा गया था। तभी उस फकीर की जेब से समरा की तस्वीर निकलकर जमीन पर गिर पड़ी थी। मैं सकते की हालत में था, लेकिन मैंने बड़ी मुश्किल से हिम्मत जमा की। सालिया को उठाकर तकरीबन भागते हुए मैं घर में दाखिल हुआ। सालिया भी उस फकीर से डरी हुई थी, इसलिए वो रो रही थी। समरा मेरे पास आई और पूछने लगी, फहद क्या बात है? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? और सालिया ये क्यों रो रही है? मैंने कहा कि सालिया बाहर गिर गई थी, इसको चोट लगी है, इसलिए मैं भी परेशान हो गया हूँ। समरा ने सालिया को अपने साथ लिपटा कर चुप करवाया तो मैं उठकर अपने कमरे में चला गया था। मेरा वजूद उस वक्त झटकों की जद में था। मैं अपना सर दोनों हाथों में गिराकर बैठ गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं, इसलिए मैंने खामोशी में आफियत समझी थी। तस्वीर वाली बात का जिक्र मैंने किसी से नहीं किया था, लेकिन मुझे समरा से नफरत हो गई थी। कोई राज तो था जो वो मुझसे छुपाए बैठी थी। सुबह मैं ऑफिस चला गया, लेकिन काम में मेरा दिल नहीं लग रहा था। मुझे बार बार उस फकीर की बात याद आ रही थी। मेरे सर में शदीद किस्म का दर्द उठने लगा तो मैं आधी छुट्टी लेकर घर की जानिब चला गया। मेरे पास घर की एक्स्ट्रा चाबी थी जिससे मैं घर में जाया करता था। मैं दरवाजा खोलकर घर में दाखिल हो गया था, लेकिन मेरे बढ़ते कदम समरा की आवाज सुनकर रुक गए थे। वो रोते हुए कह रही थी, तुम क्यों आ गए हो मेरी जिंदगी में? तुम चले क्यों नहीं जाते? तुम्हें अल्लाह का वास्ता है और इस बच्ची का वास्ता है जिसके मुतल्लिक तुम्हारा ये दावा है कि वो तुम्हारी बेटी है। तुम मेरी जिंदगी से चले जाओ। ऐसा ना हो कि तुम्हारी किसी गलती की वजह से एक और जिंदगी तबाह हो जाए। फिर एक मर्दाना आवाज मेरे कानों में गूंजी थी, मेरी बेटी को मेरे हवाले कर दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। समरा चीख कर बोली, नहीं है वो तुम्हारी बेटी, वो मेरे शोहर की बेटी है। मैं इतना सुनकर एक बार फिर घर से बाहर चला गया था। मैंने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि समरा मुझे देख ले और मैं उसे तलाक देकर घर से निकाल दूं। मैं घर से बाहर जाकर इस बात के मुतल्लिक कोई फैसला करना चाहता था। जब थोड़ी देर बाद फकीर भी मेरे घर से बाहर निकल आया तो मैं अपनी गाड़ी में बैठ गया था। मेरा जहन गड़मड़ हो चुका था। सारी सूरत हाल मेरे सामने खुल चुकी थी, लेकिन न जाने फिर भी समरा पर शक करने को मेरा दिल नहीं कर रहा था। लेकिन अब सारा सच मेरी आंखों के सामने था जिसे मैं झुटला नहीं सकता था। शादी के शुरू के दिनों में
समरा हर वक्त घबराई रहती थी, जैसे उसे डर हो कि उसका कोई राज ना जान ले। फिर उसके अंदर को धसी हुई आंखें, पीली रंगत, ये सब बातें किसी और जानिब भी इशारा कर रही थीं। फिर सालिया की 7 माह के अंदर पैदाइश हो गई थी, मगर वो किसी तौर भी 7 माह की बच्ची नहीं लगती थी, यानी कुछ गड़बड़ तो जरूर थी। और अब सालिया और फकीर की इस कदर मुशाबियत भी हैरान कुन थी। क्या ये सब बातें इस जानिब इशारा कर रही थी कि फकीर सच्चा था? अगर फकीर सच्चा था तो इसका क्या मतलब है कि मेरी बेटी, मेरी आंखों की ठंडक, मेरी खुशी सालिया मेरी अपनी बेटी नहीं थी। मेरा गुस्से से दिमाग घूम गया था। मैं फौरन अपनी गाड़ी से उतरकर घर पहुंचा तो समरा को रोते हुए देखा। मैंने समरा से पूछा कि तुम क्यों रो रही हो? तो वो बोली, मेरी तबीयत खराब है। तो मैं चिल्लाकर बोला, तबीयत की खराबी की वजह से रो रही हो या इस वजह से रो रही हो कि मैं तुम्हारा राज न जान जाऊं? समरा एकदम से बुखला गई थी। वो बोली, फहद आप क्या कह रहे हैं? कौन सा राज? मैंने कहा कि मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त तलाक देकर घर से निकाल दूंगा। अगर तुम ऐसा नहीं चाहती तो मुझे सच सच बता दो कि तुम्हारा और उस फकीर का क्या चक्कर है? क्या सालिया उसी फकीर की बेटी है? समरा एकदम से फट पड़ी थी। वो फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा, हाँ सालिया उस फकीर की बेटी है, तुम बाप नहीं हो इसके। समरा की बात सुनकर मुझे लगा था कि मैं सांस भी नहीं ले पाऊंगा। इतना बड़ा धोखा! तुम्हें जरा शर्म नहीं आई? तुमने एक प्यार करने वाले शोहर को इतना बड़ा धोखा दिया। मेरी आंखें आंसुओं से लबरेज हो चुकी थीं। समरा भी रोने लगी थी। वो बोली, ये जो आज फकीर बना बैठा है ना, ये फकीर नहीं था, ये अपने दौर का सिकंदर था। असरो रसूख वाले बाप का इकलौता बेटा था। दौलत इसके घर की लौंडी थी। हर कोई इसके आगे पीछे फिरता था। हर लड़की की यही ख्वाहिश थी कि इसके साथ दोस्ती कर ले, मगर इसने यूनिवर्सिटी में अपने साथ पढ़ने वाली लड़की के साथ दोस्ती कर ली थी। दोस्ती प्यार मोहब्बत में बदल गई। सिकंदर ने उस लड़की से कहा, चलो आओ भागकर शादी कर लेते हैं। वो लड़की भी सिकंदर की मोहब्बत में पागल हो गई थी। उसने ये भी न सोचा कि इस कदम के बाद उसके साथ क्या होगा। वो लड़की सिकंदर के साथ भाग गई और उसके साथ शादी कर ली। सिकंदर ने उस लड़की को अपने फार्म हाउस पर 1 हफ्ता रखा। उसके बाद वो उस लड़की को बोला कि मेरा दिल तुमसे भर गया है, और उसको तलाक देकर अपने फार्म हाउस से निकाल दिया। वो लड़की जब लूटी पुटी सी घर वापस आई तो उसके वालिदैन ने अपने दिल को समंदर जितना वसी कर लिया और उसको अपना लिया था। लेकिन उसके मसाइल अभी खत्म नहीं हुए थे। 1 माह बाद उसे पता चला कि वो तो प्रेग्नेंट है। तब उसके पैरों तले से जमीन निकल गई थी। वो हर वक्त रोती रहती थी। आप जानते हैं क्या वो लड़की कौन थी? वो लड़की मेरी जुड़वा बहन थी। उसका नाम निम्रा था। मेरी शादी आपके साथ तय हो चुकी थी। तब मेरी अम्मी ने मेरे सामने हाथ जोड़कर कहा, निम्रा ने हमारी इज्जत खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन समरा, मेरी तुमसे दरखास्त है कि तुम हमारी इज्जत की डूबती हुई कश्ती को बचा लो। मैं अपनी आंखों में दुनिया जहान की हैरत समो कर बोली, अम्मी मैं क्या कर सकती हूँ? अम्मी बोली कि तुम अपने ससुराल जाते ही हमला होने का नाटक करना। आगे के मामलात मैं खुद ही संभाल लूंगी। मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं ये सब कैसे कर पाऊंगी। फिर आपको धोखा देना, वो भी मुझे मुनासिब नहीं लग रहा था। मैं शुरू से ही एक डरपोक लड़की नहीं थी, लेकिन जब अम्मी ने मेरे कंधों पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाल दी तो मैं बुज़दिल हो गई थी। मैं हर आहट पर घबरा जाती थी। मुझे हर वक्त यही डर था कि अगर किसी को मेरे झूठ के मुतल्लिक पता चल गया तो फिर मेरे साथ क्या सलूक किया जाएगा। फिर एक दिन निम्रा ने अपनी बेटी को जन्म दे दिया। अम्मी ने मुझे फौरन फोन करके कहा कि तुम भी अपनी बीमारी का बहाना करो और फलां अस्पताल आ जाओ। मैंने भी नाटक किया कि मेरी तबीयत बिगड़ रही है और अम्मी के बताए हुए अस्पताल में मैं चली गई, जहां पर निम्रा पहले ही से एडमिट थी। अम्मी ने वहां के डॉक्टर को अपने साथ मिला लिया था और निम्रा की बेटी मेरी झोली में डाल दी थी। यूं मेरे वालिदैन की इज्जत खराब होने से बच गई थी। मेरे वालिदैन ने मुनासिब सा रिश्ता देखकर निम्रा की भी शादी कर दी थी और मैंने निम्रा की बेटी सालिया को अपनी बेटी बनाकर पाला पोसा। अब न जाने ये फकीर कहाँ से निकल कर आ गया है। लगता है इसको किसी की बद्दुआ लग गई है। मैं समरा की बातें सुनकर सकते में आ गया था। समरा ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया था। मैं खामोश हो गया था। अब मैं उस फकीर से मिलना चाहता था। मैं उस फकीर से पूछना चाहता था कि आखिर